हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक चाकर एंड आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमने बात की थी कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक असेंबली हमने बनाई जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। फिर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख लिया, उससे रिलेटेड बहुत सारी जो हमने एक्टिविटीज़ की एंड फाइनली हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा कब? 26 नवंबर 1949 को। पर फिर भी हम 2 महीने तक रुके क्योंकि हिस्टोरिकल रीजंस से। आपको याद होगा हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था 1929 में, तो उसकी वजह से हमने 2 महीने का डिले करके 26 जनवरी 1950 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से लागू किया। इसके अलावा हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पार्ट 1 के अंदर हम क्या करेंगे, उससे पहले थोड़ा आपको आइडिया देना चाहूँगा। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक प्रीएम्बल है। हमारे पास आज के समय में करीब 25 पार्ट्स है। आज के समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करीब 12 स्केड्यूल्स हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक करीब 106 बार अमेंड यानी कि सुधारा जा चुका है। अमेंडमेंट्स, इतने अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। तो हमारे पास जो ये 25 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के अंदर कुछ हमारे पास आर्टिकल्स हैं। आज के समय में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? करीब 450 के आसपास। तो हमने इन 25 पार्ट्स को नहीं देखना बल्कि कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देखना है और हमें कुछ आर्टिकल्स को भी अपने ध्यान में रखना है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करें आज पार्ट 1 के साथ और पार्ट 1 का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो यहाँ हम हमारे देश के बारे में जानेंगे, कंट्री के बारे में। क्या? पहला तो नाम, किस देश का नाम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है। इसके अलावा इस देश में हमारे पास स्टेट्स हैं। क्या है? स्टेट्स। तो उन स्टेट्स को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको बिल्ड कर सकते हैं या कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे? इसी पार्ट 1 के अंदर हम इस सब को पढ़ेंगे। तो आते हैं फिर आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 1 जो हमारे पास है ये बात करता है इस देश के नाम को लेकर और ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस देश के 2 नाम हैं, इंडिया एंड भारत। तो आर्टिकल 1 सिंपली इतनी बात करता है कि इंडिया दैट इज भारत, इट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये इस देश के नाम बताता है और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। तो याद रखना, हिंदुस्तान, आर्यवर्त या कोई और नाम जैसे जम्बू द्वीप, ये सारे के सारे नाम भारत के ही हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत के सिर्फ 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। इसके अलावा ये नाम सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल नेम नहीं है, तो इस चीज का ध्यान देना। फिर आते हैं आर्टिकल 2 पे। तो आर्टिकल 2 बात करता है कि कल, सपोज करो कल अगर हमें किसी टेरिटरी को यानी कि किसी एरिया को जो इंडिया का पार्ट नहीं है, जैसे हमारे पास आज के समय में है, ठीक है, जैसे आज के समय में हमारे पास है आर्टिकल 2। तो मैं ये कह रहा था कि आर्टिकल 2 के तहत कल कोई टेरिटरी है या कोई एरिया है जो इंडिया का पार्ट नहीं है। जैसे सपोज करो हमारे पास है पड़ोस में नेपाल, तो अभी नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट कल सपोज करो कि चाइना नेपाल पर हमला करता है और नेपाल डर के मारे अब ये चाहता है कि इंडिया के साथ मिल जाए, यानी कि मर्ज हो जाए। तो अगर ये नेपाल करना चाहता है, वो इंडिया के साथ मिलना चाहता है, यानी कि इंडिया की वन ऑफ द टेरिटरी बनना चाहता है या वन ऑफ द स्टेट्स बनना चाहता है, तो वो बनेगा कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। तो आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स
विच आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। और इसी के तहत हमने पता है कि 1975 में जो सिक्किम था, ये भी हमारे पास 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत ये इंडिया का पार्ट बना था, इंडिया का एक स्टेट बना था। कौन? सिक्किम। तो ये अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडिया का पार्ट बना, तो आंसर है 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। फिर आते हैं थर्ड आर्टिकल में, और थर्ड आर्टिकल ये कहता है कि वो टेरिटरीज जो इंडिया का पार्ट है, पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारे पास इंडिया है सपोज, तो इंडिया में हमारे पास स्टेट है महाराष्ट्र। तो जो हिस्सा इंडिया का है, कल हम इसको तोड़ के दो अलग राज्य बना सकते हैं, 2 स्टेट्स। या कल हम ऐसा कर सकते हैं कि गुजरात का कुछ एरिया महाराष्ट्र में मर्ज कर सकते हैं, या कल हम महाराष्ट्र की बाउंड्री को घटा या बढ़ा सकते हैं, एल्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एल्टर, चेंज। तो अगर हमें कुछ ऐसा करना है, कल हमने स्टेट के नाम को चेंज करना है, स्टेट के एरिया को चेंज करना है, स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना है, कुछ भी करना है किसी भी स्टेट की, तो हम करेंगे आर्टिकल 3 के तहत। तो आर्टिकल 3 सिंपली इतना कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट फ्रॉम एनी इंडियन स्टेट, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया और एल्टर द नेम बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। तो वो अगर पार्लियामेंट करना चाहेगा, यानी कि हमारे देश की संसद करना चाहेगी, तो वो करेगी आर्टिकल 3 के तहत। बट इसमें एक और चीज़ है कि जब पार्लियामेंट यानी कि संसद इस काम को करेगी, तो उससे पहले इसको एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसल्ट करने का मतलब एक बार स्टेट से पूछना पड़ेगा कि क्या आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, और स्टेट जो भी कहे ये पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट उसको फॉलो करे। सपोज करो कि स्टेट कह रहा है कि नहीं, हमें पार्टीशन नहीं होना है, हमें नहीं डिवाइड करनी अपनी बॉर्डर को, तो फिर भी पार्लियामेंट इसको डिवाइड कर सकता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंसल्ट करना, कंसल्टेशन करना। बात समझ में आई? तो आर्टिकल 3 सिंपली इतना कहता है कि कल इंडिया का कोई भी स्टेट, इसका एरिया चेंज किया जा सकता है, इसकी बाउंड्री चेंज की जा सकती, इसका नेम चेंज किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। एंड अब फाइनली हमारे पास आता है आर्टिकल 4, और आर्टिकल 4 कहता है कि कल अगर हमें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 को लेकर कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। तो अब ये कहना क्या चाहता है? अब वापस ध्यान से सुनना। हमें पता है कि आर्टिकल 3 हमारे पास है, और आर्टिकल 3 बात करता है कि हम स्टेट्स के नेम को चेंज कर सकते हैं, हम इसकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, हम इसके एरिया को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। नाउ इंडिया के केस में ऐसा हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिला है। जैसे 2014 में हमने तेलंगाना बनाया, इसके अलावा 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 यूटी में बदल दिया, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख। ऐसे करके हमने साल 2000 में 3 स्टेट्स बनाए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो ऐसा हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिला। और जब भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं, आर्टिकल 3 में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमें वहाँ पे अगर हम कहते हैं कि इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की आवश्यकता है, तो ये परेशानी की बात होती, क्योंकि बार बार पार्लियामेंट को उसको अमेंड करना पड़ता। तो इसीलिए हमने आर्टिकल 4 के तहत इसको ईजी कर दिया। हमने कहा कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लेकर पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं मानेंगे या करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट होता है। वो क्या होता है? डिफिकल्ट। और हम इतने डिफिकल्ट प्रोसेस से नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए। तो ये हमारे पास 4 आर्टिकल जो हमारे पार्ट 1 के अंदर आते हैं। तो पार्ट 1 जो डील करता है यूनियन
एंड इट्स टेरिटरी से। और इसके अंदर हमारे पास 4 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये इंडिया के 2 नाम बताता है। फिर दूसरे केस में वो कहता है कि वो एरियाज जो इंडिया के पार्ट नहीं है और कल उनको अगर इंडिया का पार्ट बनना है तो आर्टिकल 2 के तहत बन सकते हैं। फिर 3 कहता है कि वो इंडिया के पार्ट यानी कि इंडिया के स्टेट्स कल उनको इंडिया के अंदर ही उनको तोड़कर उनकी एरिया चेंज किया जा सकता है, उनका नाम चेंज किया जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है और भी कुछ चीज़ों को किया जा सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। एंड फाइनली आर्टिकल 4 कहता है कि अगर हमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लेकर कल कोई कानून बनाना है तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुल मिला के 4 आर्टिकल हैं जो हमें पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं ना। थोड़ा और आगे चलते हैं, और थोड़ा और आगे से मतलब जो हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से, पार्ट से एक डिमांड उठी, और वो डिमांड थी कि इनको स्टेटहुड चाहिए, राज्य का दर्जा चाहिए। तो अब सरकार को सोचना था कि ये जो स्टेटहुड है जिसकी डिमांड आ रही है ऑल ओवर द इंडिया से, इसको हम कैसे करें। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की। क्या फॉर्म की? सबसे पहले कमेटी, और उस कमेटी का नाम था एस.के. धर कमेटी। उसका नाम था एस.के. धर कमेटी या धर कमीशन। और धर कमीशन ने कहा कि हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। किसके आधार पे? एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, यानी कि वहां पे आसानी से शासन हो सके। और उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हम राज्यों को नहीं बनाएंगे। क्यों? वापस, जब हमारे पास ऑल ओवर इंडिया अलग अलग पार्ट से स्टेटहुड की डिमांड आ रही थी, तो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें जो स्टेट चाहिए वो लैंग्वेज के आधार पर चाहिए। ये कौन डिमांड कर रहे थे? लोग, पब्लिक। लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि जो स्टेट हो वो एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे हो, यानी कि वहां पे आसानी से गवर्नमेंट रूल कर सके। इस तरीके से गवर्नमेंट चाहती थी। तो इसीलिए सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसको हमने कहा एस.के. धर कमेटी। और इस धर कमेटी ने भी सेम बात कही जो सरकार चाहती थी। क्या? कि हम राज्यों को बनाएंगे अलग अलग, लेकिन वो बनाएंगे किसके आधार पे? एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, और भाषा के आधार पे हम राज्यों को नहीं बनाएंगे। तो क्या लोग इससे खुश होंगे? नहीं हुए। तो इसीलिए फिर वापस एक और कमेटी बनाएगी जिसको हमने कहा JVP कमेटी, जिसमें हमारे पास 3 लोग थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू, एक थे वल्लभ भाई पटेल, और एक थे पटाभी सीतारमैया। तो ये 3 लोग थे इस कमेटी के अंदर। और वापस इस कमेटी के ऊपर एक क्वेश्चन पुट किया गया कि बताओ कि हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, हम कैसे करें? एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, या हम इसको लैंग्वेज के आधार पे बनाएं। और इस कमेटी ने भी सेम रिकमेंडेशन दी जो धर कमीशन ने दी थी। यानी कि इस कमेटी ने भी कहा कि हमें स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे बनाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। तो 2 कमिटीज हमारे पास स्टार्टिंग में बनी, एक थी धर कमीशन और एक थी हमारे पास JVP कमेटी। और दोनों कमेटी ने सेम बात कही कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे राज्यों को बनाना है, ना कि भाषा के आधार पे। क्यों? क्योंकि रिसेंटली हाल ही में इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ साथ इंडिया एक पार्टीशन के दौर से आया था। पार्टीशन, इंडिया ने पार्टीशन देखा पाकिस्तान और इंडिया के रूप में। और इसीलिए इंडिया नहीं चाहती थी, या भारत सरकार नहीं चाहती थी
कि इस इंडिया का भाषा के रूप में यानी कि लैंग्वेज के रूप में और ज़्यादा पार्टीशन हो, और इसीलिए सरकार चाहती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे क्या बने, राज्य बने। बट फिर और आगे चले तो अब एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कहाँ से है, ये हमारे पास आज के समय में आंध्र प्रदेश है और नीचे हमारे पास है तमिलनाडु। बट पहले आंध्र प्रदेश जो था ये तमिलनाडु का ही पार्ट हुआ करता था, यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा एक हुआ करता था। और अब इस आंध्र प्रदेश में जो भाषा आज के समय बोली जाती है, उस समय बोली जाती थी वो है तेलुगु, आज भी बोली जाती तेलुगु। और नीचे जो ये सदर्न पार्ट है यहाँ पे मेनली भाषा बोली जाती है तमिल भाषा। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, पोटी श्रीरामुलु। और जो ये पोटी श्रीरामुलु थे ये थे तेलुगु स्पीकिंग एरिया से, यानी कि आंध्र स्टेट से। और इन्होंने डिमांड की कि हमें यानी कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल को तमिल स्पीकिंग पीपल से अलग करके तेलुगु वालों के लिए एक राज्य बनाया जाए, तेलुगु वालों के लिए एक राज्य बनाया जाए, ये इनकी डिमांड थी। और इस डिमांड को लेके ये बैठ गए भूख हड़ताल पे। तो करीब 56 दिनों तक ये भूख हड़ताल पे बैठे रहे, रिजल्ट कुछ नहीं आया, एंड फाइनली इनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद हमें यहां देखने को मिला प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट इतने ज्यादा तगड़े थे कि सरकार को मजबूरन पहली बार 1952 में पहला स्टेट बनाना पड़ा आंध्रा, जो कि किसके आधार पे बना था, लैंग्वेज के आधार पे बना था। तो एक चीज याद रखना कि आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट विच वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेट। कौन सा स्टेट, फर्स्ट स्टेट। कारण क्या था, पोटी श्रीरामुलु वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, हंगर स्ट्राइक में उनकी डेथ होगी, डेथ हुई तो प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा था कि सरकार उसको हैंडल करने के लिए सरकार ने आंध्र प्रदेश को एक लिंग्विस्टिक राज्य बना दिया। अब एक राज्य बन चुका है भाषा के आधार पे, और बाकी राज्यों ने भी देखा। तो अब बाकी एरिया से भी जो लोग थे वो भी लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स की डिमांड करने लगे कि हमें भी स्टेटहुड दो भाषा के आधार पे। और इसीलिए अब सरकार को वापस एक और कमीशन बनानी पड़ी, जिसको हमने कहा फजल अली कमीशन। क्यों, क्योंकि फजल अली इसके चेयरमैन थे या इसके हेड थे। तो इस फजल अली कमीशन में भी 3 लोग थे, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पनिकर और खुद फजल अली, जो कि इसके चेयरमैन थे। और अब वापस इस कमीशन के आगे क्वेश्चन दे दिया गया कि हमें लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को बनाना चाहिए या हमें एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर राज्यों को बनाना चाहिए। और फजल अली कमेटी अपनी रिपोर्ट लेकर आई। उस रिपोर्ट में फजल अली कमेटी ने कहा कि देखो, पब्लिक जो है वो डिमांड कर रही है लैंग्वेज के हिसाब से, तो ऐसा करते हैं कि हम लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को बना देते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को बना देते हैं। बट क्योंकि इंडिया एक सेंसिटिव कंट्री है, यहां पे कभी भी भाषा के आधार पे बंटवारे हो सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कोशिश करना कि अगर आप स्टेट बनाओ तो वो 1 स्टेट 1 लैंग्वेज ना हो। क्यों, क्योंकि अगर 1 स्टेट 1 लैंग्वेज होगा तो लोग ये अपनी अपनी भाषा कर करके बीच में क्या होगा, बंटवारा आएगा। तो कोशिश करो कि अगर एक स्टेट है तो यहां पे कम से कम 2 भाषाएं हो। कितनी भाषाएं, 2 लैंग्वेज। तो जैसे हमारे पास था ये तमिल एरिया स्पीकिंग पीपल, तमिलनाडु, बट कुछ रीजन जो कि हमारे पास तेलुगु बोलने वालों का था, कुछ रीजन जो केरला के मलयाली बोलने वालों का था, कुछ रीजन जो कर्नाटका के कन्नड़ बोलने वालों का था। तो इसमें हमारे पास तमिल लोग तो ही हैं, तेलुगु लोग भी हैं, मलयाली लोग भी हैं और कन्नड़ लोग भी हैं। तो इस तरीके से राज्यों का क्या करो, फॉर्मेशन करो। तो ये सजेशन किसका था, फजल अली कमीशन का। यानी कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का वो नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। तो फजल अली कमिटी इट ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, बट रिजेक्टेड 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। और फजल अली कमेटी ने एक और सजेशन दी, वो क्या थी कि देखो हमें राज्य बनाने हैं और यूटीज बनानी है, तो ऐसा करते हैं कि हम 16 राज्य बनाते हैं और 3 यूटीज बनाते हैं। ये केवल और केवल सजेशन है,
क्या है? सजेशन। किसकी? फजल अली कमीशन की। और सरकार इसको माने या ना माने वो जरूरी नहीं है, ठीक है। सरकार का मन करेगा तो मानेगी, सरकार का मन नहीं करेगा तो नहीं मानेगी। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि फजल अली कमेटी, तुम कह रहे हो 16 राज्य और 3 यूटीज, हम 16 नहीं, हम 14 राज्य बनाएंगे। कितने? 14 स्टेट्स। और जो यूटीज है तुम 3 कह रहे हो, हम बनाएंगे 6 यूटीज। तो इसीलिए सरकार ने 14 स्टेट्स बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई। और वो 14 राज्य कौन कौन से थे? ये सारे के सारे वो 14 राज्य। तो याद रखना 1956 में हमारे पास महाराष्ट्र नहीं था, हमारे पास था बॉम्बे। और इस बॉम्बे में आज का जो गुजरात है प्लस आज का जो महाराष्ट्र है वो आता है। तो 1956 में याद रखना महाराष्ट्र नाम का कोई स्टेट नहीं था, वो बाद में 1960 में बनेगा, फर्स्ट में थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो फिलहाल ये वो 14 राज्य हैं, 14 स्टेट्स हैं जो उस समय 1956 में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करके बने। और ये हमारे पास 6 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ध्यान से देखो, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, ये आज के समय में स्टेट्स हैं, लेकिन 1956 तक ये क्या थे? यूनियन टेरिटरीज थी। फिलहाल और आगे चले तो फिर धीरे धीरे हमने क्या किया टाइम के हिसाब से। आर्टिकल 3 याद है? आर्टिकल 3 कि हम इंडिया के अंदर जो टेरिटरी है या जो एरिया है इसको तोड़ के, डिस्ट्रॉय करके हम अलग स्टेट बना सकते हैं, हम इनका नाम चेंज कर सकते हैं, इनकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 3 तो उसको हमने टाइम टू टाइम इस्तेमाल किया और धीरे धीरे हमने कुछ और राज्य हमने बनाए। जैसे 1953 में तो सबसे पहले हमारा आंध्र प्रदेश बन चुका था। कहाँ से? मद्रास। मद्रास का मतलब आज के समय में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो कैपिटल है चेन्नई, तो चेन्नई को कहा जाता था मद्रास। तो पूरा का पूरा मद्रास स्टेट था। फिर 1960 में जो हमारा गुजरात था और जो हमारा महाराष्ट्र था वो अलग हुआ। महाराष्ट्र बना, गुजरात बना, किससे अलग होके? बॉम्बे। तो पहले हमारे पास पूरा का पूरा एक हिस्सा था बॉम्बे, ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारे पास एक टाइम पे ये क्या था? बॉम्बे था। फिर धीरे हम बाद में इसको हमने सेपरेट किया, एक महाराष्ट्र बना, एक बना गुजरात। तो महाराष्ट्र कब बना? महाराष्ट्र हमारे पास बना है 1 मई 1960 को। तो ये याद रखना क्योंकि आप महाराष्ट्र के निवासी हो इसलिए। फिर 1963 में हमारे पास नागालैंड सेपरेट हुआ। कहाँ से? असम से। फिर 66 में इस तरीके से हमारे पास ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है। और आपको ये सारी लिस्ट याद नहीं रखनी है, बट कुछ गिने चुने जो स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है, जिसमें से पहला आपका खुद का स्टेट यानी कि महाराष्ट्र। तो फिलहाल ये था हमारे पास पार्ट 1 के अंदर की डिटेल्स। इसमें आपको 4 आर्टिकल्स याद रखते हैं पार्ट 1 के अंदर। आर्टिकल 1 जो भारत का नाम बताता है, आर्टिकल 2 जो कहता है कि कल कोई अगर फॉरेन टेरिटरी है, नेपाल है या भूटान है या कहो श्रीलंका है या कहो पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो कल अगर ये इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत बनेंगे? आर्टिकल 2। फिर आर्टिकल 3 कहता है कि इंडिया के अंदर की जितनी भी टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर, नीचे तमिलनाडु, उधर गुजरात, उधर अरुणाचल प्रदेश, तो कल हम इन स्टेट्स के एरियाज को बदल सकते हैं, इनके नामों को बदल सकते हैं, इनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। एंड फाइनली हमारे पास है आर्टिकल 4 जो कहता है कि अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लेकर कोई कानून बनाते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है, तरीका है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसमें किस लेवल की डिफिकल्टी है वो हम आने वाली क्लासों में देखेंगे, बट अभी सिंपली इतना याद रखना कि वो प्रोसेस हमारे पास डिफिकल्ट होता है। फिर हमने जाना कि स्टेट्स को हमने किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया। हमारे पास 3 कमिटीज बनी। पहले हमारे पास बनी धर कमेटी, फिर उसके बाद बनी हमारे पास जेवीपी कमेटी, और फिर हमारे पास बनी फजल अली कमीशन। तो ये जो 3 कमीशन था, इनके आगे सेम क्वेश्चन था कि हमें जो स्टेट्स बनाने हैं, क्या हमें भाषा के आधार पे बनाने चाहिए या हमें उसे लैंग्वेज या हमें उसे एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे बनाना चाहिए। और इनमें से पहली की 2 कमिटीज इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरी कमिटी जो कि फजल अली कमेटी थी, इसने पार्टली एग्री किया कि हाँ हमें लैंग्वेज के आधार पे बना सकते हैं,
बट वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी डिटेल थी कि महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है ये हमारे पास 1 मई 1960 को बना। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम बात करेंगे सिटीजनशिप को लेके, नागरिकता को लेके, कि आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो आप किस आधार पे इस देश के नागरिक हो सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।